न्यूक्लियोफाइल, बेस और फिर कार्बोकेटाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोफाइल और बेस। न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल। दूसरा, नेगेटिवली चार्ज्ड हों तो न्यूक्लियोफाइल, और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन डोनर हो, पीयर डोनर हो, इलेक्ट्रॉन पीयर डोनर, तो वो न्यूक्लियोफाइल। दूसरी तरफ बेस इलेक्ट्रॉन पीयर डोनर और लुईस बेसिस। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं वो लुईस बेसिस हैं। सेकंड, नेगेटिवली चार्ज्ड जो भी स्पीशी होगी वो एज ए लुईस बेस एक्ट कर सकता है। और तीसरा कि लुईस बेस इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो अगर हम इन दोनों के डेफिनेशंस को देखें, दे आर सेम। यानी एक न्यूक्लियोफाइल बेस भी हो सकता है और फिर एक बेस न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। यहाँ पर हम अब न्यूक्लियोफाइल और बेस में आसान फ़र्क कैसे कर पाएंगे? हालांकि डेफिनेशन से दोनों एक जैसे हैं, तो फ़र्क हम कुछ यूँ करेंगे। न्यूक्लियोफाइल जो होगा ये क्या करता है? टेंड्स टू अटैक on partial positive alpha carbon. न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा। अल्फा कार्बन, द कार्बन बॉन्डेड टू द फंक्शनल ग्रुप, बॉन्डेड टू फंक्शनल ग्रुप, तो वो कहलाता है अल्फा कार्बन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम CH, ये न्यूक्लियोफाइल हुआ और ये हुआ CH3, CH2 एंड Cl। अब ये जो कार्बन है इट इज़ बॉन्डेड टू क्लोरीन यानी फंक्शनल ग्रुप, सो इट इज़ अल्फा कार्बन, और उसके साथ जो अटैच है दैट इज़ बीटा कार्बन। और फिर चूंकि ये बॉन्ड पोलर है तो इसको अब अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कुछ यूँ होगा कि कार्बन इस तरह से, उसके जो दो हाइड्रोजन्स हैं ये हुआ क्लोरीन और इधर से मिथाइल ग्रुप। अब ये कार्बन जो है इट इज़ पार्शल पॉजिटिव और क्लोरीन जो है दैट इज़ पार्शल नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल अब इस कार्बन पे अटैक करेगा ताकि हेलोजन को एक्सपेल कर दे और ख़ुद इधर से बॉन्ड बनाए। तो आपने न्यूक्लियोफाइल किसको कहना होगा? जो पार्शल पॉजिटिव अल्फ़ा कार्बन पे अटैक करे वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। दूसरी तरफ अब बेस, के बेस जो है वो क्या होगा? बेस अटैक्स ऑन बीटा हाइड्रोजन। बेस जो बीटा हाइड्रोजन है उस पे अटैक करने की कोशिश करेगा, तो तब जाके वो बेस कहलाएगा। अब बीटा हाइड्रोजन, तो अगेन अगर हम फिर वहीं न्यूक्लियोफाइल ले लें और अल्काइल हैलाइड मिथाइल क्लोराइड लें, CH3, CH2
और Cl। अब यहाँ पे अगेन ये अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा कार्बन। इसका स्ट्रक्चर अगर हम फिर बना दें तो ये हो जाएगा C बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन, उसके बाद है CH2 और फिर जाके क्लोरीन। यहाँ पर अब ये पार्शल नेगेटिव क्लोरीन, पार्शल पॉजिटिव कार्बन। अब अगर ये जो NU है न्यूक्लियोफाइल है, अगर ये बीटा हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है तो इसको अब हम कहेंगे बेस, यानी इसका अटैक इस बीटा हाइड्रोजन पे होगा। हाइड्रोजन बॉन्डेड टू द बीटा कार्बन आर नोन एज बीटा हाइड्रोजन। तो ये बेस हुआ और अब ये अटैक कर रहा है इस बीटा हाइड्रोजन पे, और ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। तो बेस को समझ लें, अटैक्स ऑन बीटा हाइड्रोजन, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन अल्फ़ा कार्बन। ये दोनों में वो मेन फ़र्क है जो आगे हम समझेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, और साथ ही समझेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस में। फिर अगर हमसे पूछा जाए कि अब एक गिवन चीज़ें दी जाएं स्पीशीज़ और कहा जाए कि इसमें अब कौन एक्ट करेगा एज ए बेस और कौन एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो रिमेंबर nucleophilicity is inversely proportional to basicity। मतलब ये कि हमारे पास अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिक नेचर वीक होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस इज़ ए वीक न्यूक्लियोफाइल। वो कोशिश करेगा कि प्रोटॉन पे अटैक करे, ना कि कार्बन पे अटैक करे, अल्फ़ा कार्बन पे। और अब अगर कोई वीक बेस है तो जब बेसिसिटी कम होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, तो वो होगा एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से वो अल्फ़ा कार्बन पे अटैक करने की कोशिश करेगा। अब एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे पॉइंट याद रखें, अगर वीक एसिड है तो उसका बनता है स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो अगर हम वीक एसिड इस्तेमाल करेंगे तो वो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस फर्निश करेगा और वो बेस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हम इस्तेमाल करेंगे तो वो वीक कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से अब जब ये वो वीक कॉन्जुगेट बेस हुआ तो इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, और स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है तो इट विल एक्ट एज बेस। तो अगेन न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें methoxide is conjugate base of methyl alcohol CH3OH, और ethoxide is conjugate base of ethyl alcohol। और जब हम अल्कोहल की एसिडिटी देखते हैं तो जो मिथाइल अल्कोहल है इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड,
कंपेयर टू द इथाइल अल्कोहल। ये हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड और ये हुआ वीक एसिड। अच्छा, तो अब मिथाइल अल्कोहल ने कॉन्जुगेट बेस बनाया मिथॉक्साइड और इथाइल अल्कोहल ने कॉन्जुगेट बेस बनाया इथॉक्साइड। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो वीक कॉन्जुगेट बेस बनाएगा और वो बेस एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। तो अब इस डिस्कशन से हमें मिला कि इथॉक्साइड ये एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल और इथॉक्साइड एक वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस, तो वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, तो वो एज ए बेस एक्ट करेगा। तो ये एक्ट करेगा एज ए बेस। तो इस तरह से आप देख पाओगे कि कौन एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड बना रहा है कि न्यूक्लियोफाइल बना रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है। सिमिलरली हम कंपेयर कर सकते हैं कि H2O वाटर है और NH3 एमोनिया है। अब ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर्स मौजूद हैं और NH3 के पास भी लोन पेयर हैं और हमसे कहा जाता है कि इसमें अब अगर हम इनका रिएक्शन करेंगे अल्काइल हैलाइड के साथ तो कौन एक्ट करेगा एज ए बेस, कौन एक्ट कर सकता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो अब वाटर जो है उसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला एटम है और NH3 में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला एटम है। अब जो ऑक्सीजन है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो नाइट्रोजन है दैट इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब ये लोन पेयर ऑक्सीजन से इजीली खींचा जा सकेगा या फिर नाइट्रोजन से। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा और NH3 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका होल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पे कम है। तो इस वजह से H2O में जो ऑक्सीजन है वो बजाय ये कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, किसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से H2O will act as a base because it is attacking on proton that is expelled from beta carbon। एमोनिया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस वजह से इसका जो लोन पेयर है तो वो इजीली डोनेटेबल है, इजीली डोनेटेबल। जब इजीली डोनेटेबल है तो मीन्स कि ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और जो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन है तो उस पे अटैक कर सकता है। सो इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरह से ये कंसेप्ट इस्तेमाल करके आप ख़ुद देख सकते हो। तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट और दूसरा हमें मिला वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेप्ट, जिससे हम मालूम कर पाएंगे कि कौन न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और कौन जो है वो बेस एक्ट करेगा। अब इस सारे डिस्कशन से एक क्लू आपको मिल जाए, शॉर्टकट क्लू, तो वो शॉर्टकट क्लू अब ये होगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक result in nucleophilic substitution reactions। एक पॉइंट ये। और अगर किसी बेस का अटैक हो, बेस अटैक result in elimination reactions। न्यूक्लियोफाइल की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी और बेस का अटैक जब होगा तो वो एलिमिनेशन रिएक्शंस करवाएगा।